let us see the first chapter of optics. ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में ढेर सारे चीज़ें हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्लेक्शन का रिलेटेड चीज़ें आपकी स्कूल लेवल में आता नहीं है, ओनली रिफ्रैक्शन से आता है। क्लास 10 तक रिफ्लेक्शन लेवल का चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं। तो विल स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन फंडामेंटल्स, ठीक है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड दिस रिफ्रैक्शन, चलिए हम लोग पहले कुछ की वर्ड्स को समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम हुआ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन आपको दो हिस्से में आएंगे। पहला ऐसा होगा रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, दूसरा होगा रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। प्लेन सरफेस वाले फिर से दो हिस्से में आएंगे, एक होगा स्लैब, दूसरा होगा प्रिज्म, ठीक है। तो सारे चीज़ों का डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। चैप्टर आपको इजी लगना चाहिए और इट इज़ कमिंग अंडर ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, मतलब इसका सारा का सारा न्यूमेरिकल को आप ज्योमेट्रिकली कर सकते हो यूजिंग स्केल, पेंसिल, प्रोट्रैक्टर, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहला हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और ड्राई एयर कितना है? क्या आपको मालूम है कि फ्री स्पेस में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? यस, इट इज 3 इंटू 10 पावर 8। इसको हम c से डिनोट करते हैं, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन एनी अदर मीडियम velocity v is less than c। फ्री स्पेस में जो वेलोसिटी है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, किसी भी दूसरे मीडियम में लाइट का वेलोसिटी c से कम है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। Refractive index of a medium is defined as the ratio of velocity of light in free space to that in the medium। कोई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो कैसे निकालना है? इट इज गिवन बाय रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज c बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। c बाय v हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v is velocity in the medium, c is velocity of light in the free space, वही लिखा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू दैट इन द मीडियम। तो ये ऊपर वाला भी मीटर पर सेकंड हुआ, नीचे वाला भी मीटर पर सेकंड हुआ, तो ये क्वांटिटी क्या हो गया? यूनिटलेस हो गया। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, v क्या है? वेलोसिटी इन मीडियम। किसका वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। आया समझ में? चलो ये बात, आगे बढ़ते हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में देखेंगे। तो म्यू इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। ये म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है। कौन सा मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है? म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। बिट नंबर 3,
in a denser medium velocity of light is less in a denser medium। जिस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम होगा उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। समझ में, ये सब छोटी छोटी चीजें क्लास 10 वगैरह में आप लोग पढ़ चुके हो अगर पास कर गए होगे तो। हाँ सर, नहीं तो 12th में कैसे है, वो तो कोरोना माई का कल्याण था। नहीं, इन ए डेंसर मीडियम velocity of light is less than or less, and in a rarer medium velocity of light is more। तो इसका मतलब हुआ म्यू तो होता है c/v, म्यू होता है c/v। जब v कम होगा तो म्यू ज्यादा होगा। v कम कहाँ है, इन ए डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम किसको कहेंगे, उल्टा सोचो, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। देखो यहाँ पे जो डेंसर मीडियम है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की डेंसिटी के साथ कोई मतलब ही नहीं है। ये डेंसर मीडियम क्यों कहा जाता है, थिंक दिस वे, कि अगर मान लो कि आप किसी एक रूम के अंदर भाग के जा रहे हो और रूम में अगर कम लोग हैं तो लोगों के बीच में एवरेज गैप ज़्यादा है, आप जल्दी जल्दी भाग सकते हो। तो रूम का डेंसिटी कम है, रेरिटी ज़्यादा है, तो आप जल्दी भाग सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा लोग पैक्ड है, आपको भाग के जाने में टकरा के जाना पड़ेगा, तो रूम का डेंसिटी ज़्यादा है तो आप धीरे धीरे जाते हो। बस इसी चीज़ को लाइट में उतार देते हैं, बट द डेंसिटी वाला टर्म इज नॉट एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड देयर। किसी एक मीडियम में लाइट कितना स्पीड में जाएगा वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट का वेवलेंथ क्या है, ठीक है, और जो मीडियम का स्ट्रक्चर कैसे बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पानी में जितना जोर से जाएगा आइस में उतने जोर से नहीं जाएगा। जैसे हम ये कहेंगे कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे ऐसे दो रास्ते हैं, ध्यान से देखना, बस टू अवॉइड द मिसकंसेप्शन ऑफ डेंसिटी और रेडिटी। अगर यहाँ से आप कोई भाग के जाते हो, यहाँ पर जाना चाहते हो, मान लो यहाँ पर ऑयल गिरा हुआ है और दिस सरफेस इज रफ, ऑब्वियसली आप इधर से जोर से भाग सकते हो क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल है। इधर से जोर से भाग नहीं सकते, तो इसमें से धीरे धीरे जाओगे, पाँव फिसलेगा, है कि नहीं? तो आपके लिए ये हो गया रेरर पाथ, सॉरी ये हो गया डेंसर पाथ, ये हो गया रेरर पाथ। समझ में आया क्या? तो स्पीड क्यों ज्यादा होगा या कम होगा वो बहुत सारे रीजन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मटेरियल के डेंसिटी के हिसाब से ये डेंसर या रेरर नहीं होता है, वो तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वेव के ऊपर भी। वेव अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है। जैसे सेम वाटर इज ए डेंसर मीडियम फॉर लाइट बट रेरर मीडियम फॉर साउंड। वाटर को साउंड के लिए रेरर मीडियम माना जाता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव बहुत ही आसानी से जा सकता है। तो मीडियम का डेंसिटी और रेरिटी के साथ कोई मतलब है नहीं। बस ज़्यादा स्पीड में जाता है तो हम कहेंगे कि रेरर मीडियम है, ज़्यादा कम स्पीड में जाता है तो डेंसर मीडियम है। क्यों? क्योंकि हम समझे कि रूम के अंदर दौड़ने से जो होता है उसी चीज़ को लोगों को समझाने के लिए इक्विवेलेंट टर्म्स यूज किया गया ताकि आप समझ पाए। समझ में आया क्या? नथिंग टू डू विथ डेंसिटी और रेरिटी। मान लो कि लाइट के लिए फलाना मीडियम दूसरे मीडियम से डेंसर है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा है, मास बाई वॉल्यूम ज़्यादा है, ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, हाँ, तो बात चल रहा था म्यू इज इक्वल टू c/v। अगर किसी मीडियम में v कम है तो म्यू ज्यादा है। v कम होने से इसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू फॉर ए डेंसर मीडियम इज मोर देन म्यू फॉर ए रेरर मीडियम, क्योंकि रेरर मीडियम में v ज्यादा होता है तो म्यू कम होता है। अगर आपको दो मीडियम दिया गया, एक मीडियम में म्यू का वैल्यू दिया गया है 1.7, दूसरे में 2.1, तो दूसरा वाला डेंसर मीडियम है, उसमें लाइट का वेलोसिटी कम है। पहला वाला रेरर मीडियम है, रिलेटिवली रेरर मीडियम है। वेल, म्यू फॉर द डेंसर मीडियम इज मोर देन म्यू फॉर द रेरर मीडियम। नंबर 3, now we see next point. You know light is a wave and any wave velocity can be written as
एफ इंटू लैम्बडा, शायद थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा थोड़ा क्या क्लास 11 में तो पढ़े हो, एफ इंटू लैम्बडा। द वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हर एक लाइट का वेलोसिटी एयर में क्या है, फ्री स्पेस में क्या है, 3 × 10⁸, लेकिन हर एक लाइट का वेवलेंथ बराबर नहीं है, किसी का वेवलेंथ ज्यादा है, किसी का वेवलेंथ कम है। इफ यू टॉक अबाउट विबग्योर, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वायलेट का सबसे कम है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, क्योंकि द प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट। हायर वेवलेंथ रेफर्स टू लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर वेवलेंथ रेफर्स टू हायर फ्रीक्वेंसी, समझ में आया, बट द प्रोडक्ट हैज टू बी कांस्टेंट। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये हाल होता है। अच्छा, ये बात है। तो V = F लैम्बडा, इसमें आपको मालूम है कि फॉर ए वेव, थोड़ा सा लिखेंगे और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं, फॉर ए वेव V = F लैम्बडा। जो चीजें आपको मालूम है, where lambda is wavelength, है ना, and F is frequency। Bit number 5। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव क्या होता है और वेवलेंथ ऑफ ए वेव क्या होता है और V = F लैम्बडा हुआ कैसे, थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी चीज है क्या। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक थ्रेड बंधा हुआ है, मैं इसको एक बार ऐसे सेक कर देता हूँ और रोक देता हूँ, तो अब मैं देखूंगा कि ऐसा वाला कोई एक वेव यहाँ से निकला और ऐसे ऐसे जा रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको 2 बार ऑसिलेट करूंगा तो ऑब्वियसली इसे 2 ठो बन जाएगा, नहीं 3 बार करूंगा तो 3 ठो बन जाएंगे, एंड यू सी ऑल दे आर प्रोग्रेसिंग इन दिस डायरेक्शन, वे बनने के बाद इधर चल रहे हैं। अगर मैं 1 सेकंड में इसको 25 बार ऐसे ऐसे कर दिया तो आई विल प्रोड्यूस 25 वेव्स, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। समझ में आया क्या? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। अब आप जानते हो ये कि यहाँ से यहाँ तक की चीजों को कहा जाता है वेवलेंथ। लेंथ ऑफ ए वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, है कि नहीं? लेंथ ऑफ ए वेव। मान लो मैं 1 सेकंड में ऐसे 10 ठो वेव बनाया, तो 1 सेकंड में मेरा जो वेव यहाँ पे मैं बनाया ये 10 ठो बन गया, तो कितना दूर चला गया होगा? 10 लैम्बडा। 10 क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, सो यू से इट इज फ्रीक्वेंसी। So 1 सेकंड में कितना दूर गया? F lambda, the distance moved in 1 second is called velocity. So velocity is equal to F lambda. समझ में आया? ऐसे करके चीजें बनाए। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? The number of waves produced per second। अगर मैं यहाँ पे 10 वेव बना रहा हूँ पर सेकेंड, काफी दूर जाने के बाद हो सकता है कि वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा। फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कैन नेवर बी चेंज्ड। एक बार बन गया तो उसको भगवान भी नहीं बदल सकते। बट देयर इज ओनली वन इफेक्ट कॉल्ड कॉम्पटन्स इफेक्ट, जिसमें फ्रीक्वेंसी बदलता है। बहुत ही रेयर केस है। व्हेन द फोटोन स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज इम्पार्टेड सम मोमेंटम एंड द फोटोन लूजेस सम एनर्जी, उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। वो रेयरेस्ट केस है। रेस्ट ऑल केसेस में कोई भी वेव का फ्रीक्वेंसी को आप बदल नहीं सकते। एंड मोर ओवर फ्रीक्वेंसी गिव्स यू फॉर लाइट, फ्रीक्वेंसी गिव यू द सेंसेशन ऑफ कलर। कौन सा कलर का लाइट है वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। काफी समय तक ये माना जा रहा था कि कलर इज डिसाइडेड बाय वेवलेंथ, बट प्रैक्टिकली कलर इज डिसाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। दैट इज बिकॉज जब कोई रेड कलर लाइट अलग अलग मीडियम से होते हुए जाता है, पानी में जा रहा है फिर ग्लास में जा रहा है, हर जगह रेड दिखता है, लेकिन जब वो अलग अलग मीडियम में जाता है उसका वेवलेंथ बदलते रहता है। वेवलेंथ बदलने के बावजूद अगर कलर सेम रहता है, मतलब कलर इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ। द फैक्टर व्हिच डज नॉट चेंज इज अ फ्रीक्वेंसी, सो कलर इज डिसाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, खैर ये सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन से, और ये सारे को हमें नोट करना है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपको। कलर ऑफ लाइट, color of light
depends on frequency. Color of light depends on frequency. Therefore, or when light moves from water to glass, its color remains same. Thus, when light moves from one medium to other, moves from one medium to other, its frequency does not change. Frequency does not change. Frequency नहीं बदलता है. Its frequency जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, the frequency doesn't change. लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है ना. ठीक है, ये भी समझ में आया. और आपको ये समझ में आ गया कि जो v इक्वल टू एफ लैम्बडा है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, उसका v बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है. अलग अलग मीडियम में फ्रीक्वेंसी बराबर रहता है, मतलब वेवलेंथ भी बदल रहा होगा. है कि नहीं. सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये कोई एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. समझो, मान लो कि कोई लाइट रे ऐसे आया, एक मीडियम से होते हुए दूसरे में घुस गया. क्यों बेंड हो गया वो पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, बाद में पढ़ेंगे. अभी तो हम लोग फंडामेंटल बना रहे हैं. सपोज इस मीडियम में उसका वेलोसिटी v1 था, फ्रीक्वेंसी f1 था, वेवलेंथ λ1 था. ये मीडियम में वेलोसिटी v2 है, फ्रीक्वेंसी f2 है, वेवलेंथ λ2 है. When light moves from medium 1 to medium 2, आप क्या कहोगे, f1 और f2 तो बराबर रहते हैं. f1 and f2 are the same, they are not going to change. है कि नहीं. f1 जो होगा f2 वही होगा. देखो भाई, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में सीधे सीधे. वो दिया रहेगा एक मीडियम में फ्रीक्वेंसी, पूछेगा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन द अदर मीडियम. तो आपको समझ में आना जरूरी है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन द अदर मीडियम. ओके, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द सेम. हमें ये भी मालूम है कि जो हमारा वेलोसिटी है v1 वो है f1 into λ1. सिमिलरली v2 is f2 into λ2. ये बात है. अगर ये दोनों स्टेटमेंट को मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइड करने से क्या मिलेगा, v1 by v2. f1 f2 तो बराबर है, कैंसिल हो गए, λ1 by λ2. नहीं तो पहले से हमें मालूम है कि म्यू इज c by v, म्यू इज c by v एंड μ1 by μ2 क्या हो जाएगा, μ1 by μ2 होता है c by v1 एंड c by v2, so it is same as v2 by v1. μ1 by μ2 is v2 by v1. अब हम v1 by v2 की जगह क्या लिख सकते हैं, we can write it is μ1 by μ2 होने से v2 by v1 होता है. तो v1 by v2 की जगह क्या लिखेंगे, μ2 by μ1 is equal to λ1 by λ2. और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि μ1 को उधर ले लो, λ1 μ1 is equal to λ2 μ2. डायरेक्टली इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. So when light moves from one medium to other, the wavelength changes as per the refractive index, and the relation between the refractive index and corresponding wavelength is λ1 into μ1 is equal to λ2 into μ2.
समझ में आया क्या? ठीक है, बताओ व्हेन लाइट इज मूविंग इनटू ए डेंसर मीडियम, किसी एक डेंसर मीडियम में घुसेगा तो उसका वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? डेंसर मीडियम मतलब क्या है? डेंसर मीडियम मतलब v इज लेस, मतलब म्यू टू ज्यादा है, नहीं म्यू टू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है, म्यू इंटू लैम्बडा ये कांस्टेंट, म्यू ज्यादा है लैम्बडा कम है। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम में जाएगा उतनी कम वेवलेंथ का होगा। बाप रे, कितने जोर से मुंह खोल रहे हैं कोई, है स्वप्निल? पूरा इंटेस्टाइन तक दिखा। इतना जोर से ही टेकिंग ए बिग ज्ञान कि मुझे तो पूरा उसका इंटेस्टाइन अंदर अंदर चीजें दिख गया। वेल ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो चीजें आया उसको थोड़ा हम लिख देते हैं, क्योंकि कभी कभार न्यूमेरिकल में काम में आता है। μ1 बाई μ2 इज v2 बाई v1 इज लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1। बस ये रिलेशन को याद रखना। कुछ दिया रहेगा, दूसरा पूछेंगे। विल सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम। तो ये हो गया अबाउट म्यू। तो म्यू इज सी बाई वी, और आप जानते हो सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, v इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, और किसी भी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी c से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब c इज ऑलवेज मोर देन v। मतलब आप क्या कहोगे? म्यू इज ऑलवेज मोर देन 1, म्यू इज ऑलवेज मोर देन 1, इट कैन नॉट बी लेस देन 1, क्योंकि c इज बिगर देन v, सो म्यू इज ऑलवेज मोर देन 1। ये याद रखना, लास्ट स्टेटमेंट है। तो हम देखें कि ये सारा चीज हम म्यू के बारे में देख ली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज मोर देन 1। ठीक है, चलिए कुछ फंडामेंटल्स हम लोग डेवलप किए। अब आगे समझते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन। क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी। क्या है ये रिफ्लेक्शन? देखो, जब लाइट यहाँ पे किसी एक मीडियम पे आके पहुंचेगा, whenever light is moving from one medium to other medium and reaching the boundary, किसी एक बाउंड्री पे पहुंचेगा तो क्या होता है, इस लाइट का कुछ हिस्सा अंदर चले जाता है और कुछ हिस्सा वापस चले जाता है ओरिजिनल मीडियम में। ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ एनर्जी टू द ओरिजिनल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और जो अंदर घुस जाता है और जाते जाते बेंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। समझ में आया क्या? अब लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा एट द बाउंड्री, रिफ्लेक्शन तो होगा, वो कंपलसरी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बट रिफ्रैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिफ्रैक्शन इज नॉट ए कंपलसरी फिनोमेना। समझ में आ रहा है? अगर हम किसी एक मीडियम में हम लाइट को ए से डालेंगे तो ये देखोगे ये लाइट सीधे निकल जाएगा, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, नो बेंडिंग ऑफ लाइट। बट देन यहाँ पर जब लाइट पहुंचेगा उसका एक हिस्सा वापस जाएगा, रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। दैट इज ऑफ कोर्स कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन। हम सारे रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन। इसलिए हमारा एक आर्टिकल आएगा टोटल रिफ्लेक्शन, जिसमें कि सारा का सारा एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR करके पढ़े होगे तुम लोग, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जब भी लाइट किसी एक बाउंड्री पे गिरता है, कौन सा बाउंड्री? इट्स द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम्स। ए पार्ट ऑफ लाइट गोज बैक टू द ओरिजिनल मीडियम, पार्ट ऑफ लाइट एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम, एंड द phenomenon of bouncing back of this energy to the original medium is called reflection. ठीक है? And bending of light at the interface while moving from one medium to other is called refraction. क्या समझ में आया? रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, समझ में आया? अभी मैं अगर छोटा सा फिगर आपको दिखाता हूँ, लेट मी गिव यू ए फिगर लाइक दिस। सपोज दिस इज व्हाट इज ए ग्लास स्लैब। थोड़ा ध्यान से देखो, आप लोग क्या कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हो और कुछ कुछ मिसकंसेप्शन बना रखे हो। सपोज हम कहेंगे कि ये ग्लास स्लैब में मैं कोई एक लाइट रे को ऐसे डालता हूँ, आया ऐसे, तो यू विल सी ए पार्ट ऑफ लाइट विल गो इन। और यहाँ पर क्या हुआ, दो अलग अलग मीडियम थे, तो एक पार्ट ऑफ लाइट विल गो बैक लाइक दिस, रिफ्लेक्शन हुआ। अब ये जो लाइट इधर आया, इट इज नाउ पासिंग थ्रू ग्लास, यहाँ पे पहुंचा,
इसको फिर से एयर में निकलना है, तो कुछ लाइट तो एयर में निकल जाएगा, बट बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम अगेन देयर विल बी रिफ्लेक्शन, यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? दिस रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, दिस रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम ए रेयर मीडियम। वेव मोशन चैप्टर में पढ़े होंगे, जब ये रिफ्लेक्ट करता है किसी एक डेंसर मीडियम में, ए वेव अंडरगोज ए फेज डिफरेंस पाई, व्हेन इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम डजंट अंडरगो एनी चेंज इन फेज। ठीक है, वो तो भूल गए, चलो 11th क्लास की पढ़ाई था, बोर्ड में नहीं है, भूल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये लाइट जो ऐसे आया, आई एम कमिंग टू यू माय डियर, हाँ, तो फिर यहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करके अंदर आ जाएगा और कुछ लाइट बाहर चले जाएगा। तो देखो कि हर बार जब लाइट दो मीडियम, अलग अलग मीडियम की बाउंड्री पे पहुंचता है, कुछ वापस आता है, कुछ भाग जाता है दूसरे मीडियम में। हाँ बोलो सर, जब नॉर्मली एंटर कर रहा है तो कोई रिफ्रैक्शन जो होगा, कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगा? ये रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। पढ़ेंगे क्यों? रिफ्लेक्शन होगा तब वो उसी लाइन के अलोंग जाएगा या फिर कोई एंगल फॉर्म? वो तो बताएंगे, अभी पढ़े क्या है। रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? द बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द इंटरफेस व्हेन द लाइट इज ओब्लिकली इंसिडेंट एट द इंटरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अगर बेंडिंग नहीं हुआ तो रिफ्रैक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम ये बताना चाहते थे आपको कि जब भी लाइट दो अलग अलग मीडियम के बीच में आ जाता है, रास्ते में कोई डिफरेंट मीडियम का बाउंड्री आ जाता है, तो इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हेन लाइट रीचेस द इंटरफेस of two different mediums, दो मीडियम को डिफरेंट मीडियम कब कहेंगे? जब उसका उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। When light reaches the interface of two different mediums, a part of light bounce back to original medium and the phenomenon is called reflection. Phenomenon is called reflection. तो रिफ्लेक्शन इज ए कंपल्सरी फेनोमेना। जब भी लाइट किसी दो मीडियम की बाउंड्री पे पहुंचेगा तो कुछ एनर्जी वापस आएगा। रिफ्लेक्शन इज ए कंपल्सरी फेनोमेना। ठीक है, नाउ when light obliquely incident light or when light incident obliquely कुछ लोगों को शायद प्रोनाउंसिएशन ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होगा। व्हाट आई से इज obliquely, OBLIQUELY, when light incident obliquely at the interface। obliquely मतलब टेढ़ा होते, उसका अपोजिट क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस। सीधा गिरना, टेढ़ा गिरना, ठीक है ना। मैं से टेढ़ा खड़ा होता है, I'm obliquely standing, मैं सीधा खड़ा होता हूँ, नॉर्मल स्टैंडिंग है ना। when light incident obliquely at the interface passes into second medium, it bends at the interface or boundary. This bending of light, at the interface
is called रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट टेढ़े होके गिरता है किसी एक दो मीडियम की बाउंड्री पे, कुछ तो वापस चले जाता है जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और कुछ दूसरे मीडियम में आ जाता है, लेकिन वहां पर वो बेंड हो जाता है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे कि ये एक मीडियम 1 है, ये एक मीडियम 2 है। अगर कोई लाइट रे ए से आया तो बेंड होके वो ए से जाएगा, ठीक है। तो और कुछ लाइट ए से भी वापस चले जाएगा, तो इसको आप कहोगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहोगे रिफ्रैक्टेड रे। ये बेंड हो गया है, ये लाइट रे इसको जाना चाहिए था कुछ ऐसा, लेकिन गया है कैसे, ऐसे। नाउ इट इज बेंडिंग, बेंड हो गया है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या हुआ है, ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें क्या हुआ है, इसमें बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस। रिफ्लेक्शन भी हुआ है, रिफ्रैक्शन भी हुआ है, बिकॉज द लाइट रीचिंग द इंटरफेस the light reaching the interface is obliquely incident on the surface। समझ में आया क्या? अगर सेम केस को मैं बदल देता हूं कि सपोजिंग हम कहेंगे ये एक दूसरा अरेंजमेंट है जिसमें कोई लाइट रे सीधा ऐसा गिरा, तो you will see the light will straightway go like this. It is going to the other medium, but there is no bending effect. ये बेंड नहीं हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ इसमें। लेकिन रिफ्लेक्शन तो होना ही है, क्योंकि दो अलग अलग मीडियम आए हैं, ये पार्ट ऑफ लाइट विल गो बैक। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट नो रिफ्रैक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? सो व्हेन लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट देयर इज नो रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब है रिफ्रैक्शन इज नॉट ए कंपल्सरी फेनोमेना व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, बट रिफ्लेक्शन इट इज ए कंपल्सरी फेनोमेना। मैं बार बार इस चीजों को इंसिस्ट दे रहा हूं, तभी जाके आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन तो हुआ है और रिफ्रैक्शन भी हुआ है। नहीं, यहां पर तो रिफ्रैक्शन भी हुआ है, रिफ्लेक्शन भी हुआ है, रिफ्रैक्शन भी हुआ है। बट इफ यू गो फॉर द सेकेंड केस में आप देखोगे रिफ्लेक्शन तो हुआ है बट रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। देयर इज नो रिफ्रैक्शन हियर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? देयर इज नो रिफ्रैक्शन हियर। रिफ्लेक्शन तो हुआ है, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। सर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा उसमें? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट तो बदलेगा, स्पीड ऑफ लाइट तो बदलेगा, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट तो डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम में जा रहा है उसके ऊपर। स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, वेवलेंथ विल चेंज, बट देयर इज नो बेंडिंग फेनोमेना। ये क्यों होता है ये बाद में आपको अगर पढ़ोगे हायर इंजीनियरिंग में तो पढ़ोगे। लाइट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई एक डाइलेक्ट्रिक से दूसरा डाइलेक्ट्रिक में जाता है, उसका टैंजेंशियल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, नॉर्मल कंपोनेंट बदल जाता है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जब जाता है तो नॉर्मल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, टैंजेंशियल कंपोनेंट बदल जाता है, ठीक है। और दोनों का इंटरेक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रहा है। तो अभी तो क्या करना है, हाँ सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, ऐसे करके मान लेना है, ठीक है ना। फिर मुझे गीता के ऊपर हाथ रख के बोलना पड़ेगा कि हाँ जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मान लो मान लो मान लो, झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? ओके, तो हमें ये समझ में आया व्हाट इज रिफ्रैक्शन। पॉइंट नंबर 3। अब जब कोई रिफ्रैक्शन की बात चल रहा है तो रिफ्लेक्शन को भूल जाओ, हमें नहीं चाहिए। ये मान लो कि ये कोई लाइट रे आया और बेंड करके वो ऐसे गया, इस लाइट रे के बाद चल रहा है जो बेंड करके गया है, और आई एम ड्रॉइंग ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट में ये गिरा था उस पॉइंट में मैं एक नॉर्मल ड्रॉ किया हूं। चलो मानते हैं कि ये जो एंगल है इसको कहेंगे इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल को कहेंगे
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल। तो पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहता है? कहता है द इंसिडेंट रे the reflected ray the refracted ray किसको कहते हैं? जो बेंड हो गया ये वाला, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, और ये इंसिडेंट रे है। The incident ray, the refracted ray and the normal at point of incidence lie in a common plane. ये कोई कॉमन प्लेन में रहते हैं। All the three vectors are coplanar. तीन वेक्टर कोप्लानर होने का कंडीशन आपको मालूम है? ए बी सी अगर तीन वेक्टर है, तीनों कोप्लानर है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी मस्ट बी जीरो, है ना? खैर ये बात आप लोगों को मालूम है। तो दे लाई इन ए कॉमन प्लेन। लॉ का सेकेंड पार्ट वो आपको कभी भी नहीं पूछेंगे राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, rather there will be an article where we will have to prove this or verify this law of refraction। हमें प्रूव करना होगा कि होता है, वो हाइजीन्स थ्योरी करके आएगा, वहाँ पे हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सबको सही है बोल के वहाँ पे हम लोग अप्रूव करेंगे, हाँ जो बोल रहे थे सही बाय वेरिफिकेशन। हम बोले कि अगर ए बी सी तीन वेक्टर है, अगर वो कोप्लानर है तो ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर दैट हो गया, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो हो जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, कुछ भी निकालो जीरो निकलेगा। ठीक है, कोप्लानर का कंडीशन क्लास 11 में बचपन में जब वो वेक्टर चैप्टर पढ़ाया गया होगा शायद तब बताया गया होगा। जितने बच्चे क्लास 11 पास कर गए उनको सबको मालूम होगा। नाउ लेट अस सी स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन bear a constant ratio depending upon the refractive indices of the two मीडियम्स। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करते हुए साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल बियर ए कांस्टेंट रेशियो। कैसे? ऐसे साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। यहाँ पर म्यू 2 क्यों नहीं है? ये मीडियम 1 है तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू 1 कहो, ये मीडियम 2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू 2 कहो। समझ में आया? म्यू 1 म्यू 2 समझ में आया? यस, ये बात है। तो यहाँ पे मैं एक टर्म बताना चाहूंगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, और कभी इसको ऐसे ही याद रखो तो ठीक रहता है। म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ये आसान रहता है याद रखने के लिए। किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ द एंगल इन दैट केस, दैट इज नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन जो भी हो, इज ए कांस्टेंट।
मान लो कि किसी तीसरे मीडियम में घुसा, वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ3 और ये एंगल था मान लो कुछ x, तो आपको हो गए μ3 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन ए, प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ द इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिंग एंगल and the refractive index of that medium is a constant for all mediums for a particular light. कोई दूसरा लाइट रे के लिए कुछ अलग होगा, ये जो लाइट रे जा रहा है उसके लिए ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है। खैर हम लोग धीरे धीरे देखेंगे आगे, अभी आपको लॉ समझ में आया। और लगे हाथ में इस लॉ से क्या क्या इंप्लीकेशंस आ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या फैक्ट्स सामने आ रहा है। ठीक है, लॉ तो देख ही रहे हैं, लॉ यहाँ पे खत्म हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लॉ से निकल के आ रहे हैं जो हमें जानना जरूरी है। देखो हम देख रहे हैं कि सपोज ये कोई एक मीडियम है और ये मीडियम में ये μ1 है और कोई लाइट रे ऐसे गिरा ऐसे गया, सपोज तो इस केस में अगर हम देखेंगे कि ये लाइट रे जो ऐसे गया, इस लाइट रे को मान लो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल है I और ये एंगल है R। ठीक है, देखो तो पहला चीज जो समझ में आ रहा है वो ये है कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। हाँ ठीक है, लेकिन R is smaller than I, you see clearly the figure, R I से छोटा है, R I से छोटा है, you know sin 90 is 1, sin 0 is 0, तो for smaller value of sin theta will be less, तो sin R is less than sin I, R छोटा है मतलब sin R is less than sin I, so what we see when or as एंगल R is less than एंगल I, तो आपको हो गए sin R is less than sin I, sin R sin I से कम है। μ1 sin I is equal to μ2 sin R, sin R छोटा है sin I बड़ा है, क्या आपको पता चल रहा है इसमें से μ2 बड़ा है कि μ2 छोटा है? sin R छोटा है तो μ2 बड़ा होगा, इसलिए तो ये प्रोडक्ट दोनों का कांस्टेंट है। क्या बात समझ में आ रहा है? सो व्हाट यू ऑब्जर्व, μ2 is more than μ1, μ2 is more than μ1। इसका मतलब जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं R छोटा हो गया तो क्या हो गया, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये चीज हमें याद रखना है, एज लाइट मूव्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, ये कंक्लूजन कहां से मिला? अभी हम लोग जो समझे उसी को लिख रहे हैं। As light moves from rarer to denser medium, it bends towards the normal, it bends towards the normal। bends towards the normal, ठीक है। and vice versa, मतलब अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नहीं? जैसे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि म्यू फॉर ग्लास इज, ये ग्लास है, म्यू फॉर ग्लास के लिए म्यू का वैल्यू होता है 1.5 एंड म्यू फॉर वाटर होता है 4/3। ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, हाँ एग्जाम्पल में when light moves from glass to water,
चलो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई एक ग्लास ब्लॉक है, ये कोई एक ग्लास ब्लॉक है, इसके अंदर से होते हुए कोई लाइट आ रहा था। चलिए मानते हैं कि ये ग्लास है, तो ये दिखने में ऐसा, और इसके नीचे है पानी। सपोज दिस इज व्हाट इज वाटर, लाइट इज कमिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ठीक है। अब जो लाइट रे यहाँ से आएगा, द लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम हियर, मान लो ग्लास से आ रहा है ऐसे, यहाँ पर आने के बाद ये क्या दिया गया, ये दिया गया है ग्लास है, ये ग्लास है और ये वाटर है। क्या बता सकते हो हाउ द रे इज गोइंग टू बी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ग्लास का म्यू कितना है, ग्लास का म्यू है 1.5 और वाटर का म्यू कितना है 4/3, दैट इज 1.33। तो इट इज कमिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मैं क्यों इसको कर रहा हूं ध्यान से बताओ, बस यही पूछेंगे वो लोग कि ड्रॉ दी रे डायग्राम व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर। तो आपको समझ में आना चाहिए, ग्लास का वैल्यू भी आपको याद रखना पड़ेगा, म्यू का वैल्यू क्या होगा, म्यू टू वाटर गया तो ये कुछ ऐसा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर, लेकिन ऐसे हर वक्त नहीं होगा। कब होगा, जब ये ओब्लिकली इंसिडेंट है, और अगर नॉर्मल इंसिडेंट होता तो सीधे घुस जाता अंदर। समझ में आया? बीट नंबर नेक्स्ट, ये हो गया हमारा बीट नंबर 1। नाउ लेट अस सी बीट नंबर 2। बीट नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट इज कोई मीडियम डेंसर है या रेरर है, वो ऐसे अकेला उसका वैल्यू से पता नहीं चलता है। आपको पूछा जाएगा बताओ वाटर इज डेंसर और रेरर, तो वाटर का म्यू का वैल्यू 1.33 है। अगर आप अल्कोहल के साथ कंपेयर करोगे हो सकता है कि आपको डेंसर लगेगा, ग्लास के साथ कंपेयर करोगे तो रेरर लगेगा। अकेले में कोई मीडियम का डेंसर और रेरर बोलना, बड़ा या छोटा बोलना गलत है, नहीं? हाँ, तो व्हेन वी से मीडियम इज डेंसर वी कंपेयर इट विथ अनदर मीडियम। तो टू एक्सप्रेस दिस डेंसर और डेंसिटी और रेरिटी ऑफ ए मीडियम हम लोग क्या करते हैं, टर्म डिफाइन करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर। समझ में आया? तो क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 1 with respect to medium 2 is given by mu12, जिसको आप लिखते हो क्या, mu1 by mu2, ऐसे करके लिखो, ठीक है। अगर क्वांटिटी मोर देन 1 आया तो हम कहेंगे मीडियम 1 इज डेंसर, लेस देन 1 आया तो मीडियम 1 इज रेरर। विथ रिस्पेक्ट टू mu2 इसका डेंसिटी ज्यादा है कि कम है? अगर ज्यादा आया मोर देन 1 मतलब mu1 इज मोर देन mu2। यहाँ पर क्या लिखे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 बोला तो mu1 by mu2, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी मोर देन 1 आया मतलब हमारा मीडियम 1 इज डेंसर देन द अदर मीडियम 2। लेस देन 1 आया तो रेरर है। तो लेट अस नॉट कंफ्यूज, इट इज नॉट ए इंपोर्टेंट और रिक्वायर्ड पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। एकदम याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। बाई चांस अगर इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन में लिख दिया होगा तो हो सकता है क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाएगा, अदरवाइज दिस इज नो सिग्निफिकेंस। ये ओनली अटरली टू कंफ्यूज चिल्ड्रन, और उसको कुछ टीचर्स जो है डेफिनेशन के हिसाब से दे देते हैं जो कि तकलीफ करता है बच्चों को। ऐसा कोई टर्म प्रैक्टिकली डिफाइंड नहीं है, वो अपने हिसाब के लिए हम लोग कर देते हैं।
है ना। तो मुझे तो कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनीवे आप जान लो μ12 क्या हो गया, μ1 by μ2। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। थर्डली हम नोटिस ये भी किए कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, the angle of incidence and angle of refraction are different, तो इन दैट केस आप कहोगे ये एंगल I है, ये एंगल R है, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2 है। तो आप अभी ऑलरेडी देख चुके हो कि जो आपका साइन I बाई साइन R था बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन I बाय साइन R लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू साइन R इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं μ2 बाय μ1 इज v1 बाय v2, है कि नहीं। एंड ऑल्सो वी हैव सीन इट इज सेम एज λ1 बाय λ2। यस, तो याद रखना जब आपको ये क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले के ऊपर तो इनमें से हो सकता है कुछ भी दिया रहेगा। साइन I बाई साइन R इज μ2 बाय μ1 v1 बाय v2 λ1 λ2, है ना। लाइट का इस मीडियम में वेवलेंथ इतना है, इस मीडियम में वेवलेंथ इतना है, इस मीडियम में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, इस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, साइन I बाई R, साइन R इज इक्वल टू λ1 बाई λ2 करके आप कर सकते हो। समझ में आ गया। सो दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है और काम में लगाना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग समझ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा भी समझ गए हैं। जाएंगे इसके ऊपर हम लोग और भी ढेर सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस एंटर टू द फर्स्ट आइटम। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ गए। नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिफ्रैक्शन इन ए स्लैब। ठीक है, थ्योरी पढ़ाएंगे और आपको कुछ न्यूमेरिकल देंगे, करके आओगे, फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो जल्दी जल्दी बनेगा। अभी क्वेश्चन लिखने में समय निकल जाएगा, फायदा नहीं। तो अभी जितना हम लोग कर लेंगे थ्योरी, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन भेज दूंगा नेक्स्ट क्लास। यू कम प्रिपेयर्ड विथ ऑल दोस क्वेश्चंस, नहीं तो ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन इन ए स्लैब। पहले सोचते हैं कि किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम स्लैब कब कहेंगे। स्लैब का मतलब नहीं है कि कोई मीडियम दिखने में कुछ इस किस्म का होगा तो हम इसको स्लैब कहेंगे, इस किस्म का होगा तो इसको प्रिज्म कहेंगे, ऐसा नहीं है। स्लैब किसको कहते हैं, प्रिज्म किसको कहते हैं, लेंस किसको कहते हैं, है ना। अब देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई लाइट ऐसे गिरा और इसके अंदर घुसा, फिर इधर से निकल गया, तो ये जो सरफेस है ये हो गया इंसिडेंट सरफेस, जहां पे गिरा। जहां से निकला उस सरफेस को हम कहेंगे इमर्जेंट सरफेस, जहां से निकला। अगर इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस आपस में पैरेलल है तो हम इसको कहेंगे स्लैब। ये स्लैब जैसे दिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया क्या। इसको हम कहेंगे स्लैब अगर इंसिडेंट सरफेस इमर्जेंट सरफेस पैरेलल है। अगर ये दोनों सरफेस पैरेलल नहीं है तो इसको कहेंगे प्रिज्म। मान लो कि ये कोई एक स्लैब है, ऐसा कंडक्टिंग है, ये ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है, कोई लाइट रे ऐसे गिरा, ऐसे आया, ऐसे निकल गया। अब ये जो इंसिडेंट सरफेस इमर्जेंट सरफेस पैरेलल नहीं है तो हम कहेंगे ये प्रिज्म है। समझ में आ रहा है क्या, ये प्रिज्म है। और ये जो प्रिज्म होगा, इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, बस ये दोनों एंड को बढ़ाओ, जो एंगल में मिलेंगे दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो स्लैब और प्रिज्म दोनों की केस में क्या होता है, इट इज रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। अगर इमर्जेंट सरफेस और इंसिडेंट सरफेस में से कम एक सरफेस प्लेन नहीं है, कर्व्ड है, या फिर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, यहाँ पर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, इसका भी रेडियस इनफाइनाइट है, इसका भी रेडियस इनफाइनाइट है, इसका भी रेडियस इनफाइनाइट है। दो सरफेस का रेडियस बराबर है और पैरेलल है तो हम कहेंगे ये स्लैब है। रेडियस बराबर है, पैरेलल नहीं है तो प्रिज्म है। रेडियस बराबर नहीं है तो हम उसको कहेंगे लेंस। समझ में आ रहा। अगर हम एक ग्लास लेंगे जो ऐसा है,
क्या ये लेंस है? नहीं, क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होगा तो ये लेंस नहीं कहलाएगा, दोनों का रेडियस अलग अलग होना जरूरी है। उसी हिसाब से लेंस का नाम होता है कनकेव हो, कन्वेक्स, कन्वेक्स हो, कनकेव। तो खैर जब आएगा और सब पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे। तो बेसिक्स क्या हुआ? स्लैब किसको कहते हैं? व्हेन द इंसिडेंट सरफेस एंड द इमर्जेंट सरफेस आर पैरेलल, नॉट पैरेलल तो उसको प्रिज्म कहते हैं। लेकिन प्रिज्म के बारे में अब क्यों पढ़ेंगे? तब पढ़ेंगे जब हम प्रिज्म पढ़ना चाहेंगे। फिलहाल तो शुरू करते हैं विथ स्लैब। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम can be considered as a slab, if the incident surface and emergent surface मतलब जहां से इमर्ज हो रहा है, जहां से बाहर निकल रहा है, इमर्जेंट सरफेस आर पैरेलल। अगर इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस पैरेलल हो गए तो हम कहेंगे ये स्लैब है। दैट मटेरियल विल बी बिहेविंग एज ए स्लैब, उसको हम स्लैब कहेंगे। स्लैब जैसे दिखने से स्लैब नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक मीडियम है और ये मीडियम में कोई लाइट रे ऐसे गिरा। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक लाइट रे है, सॉरी ये लाइट रे यहाँ पे ऐसे गिरा, ये ऐसे, फिर यहाँ से बेंड किया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से निकल गया ऐसे। नाउ यू सी द लाइट रे व्हिच वाज एंटरिंग टू दिस मीडियम लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस करके निकला। और जबकि ग्लास ब्लॉक दिखने में तो स्लैब लगता है, बट इज इट नाउ बिहेविंग एज ए स्लैब? नो, द इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर नॉट पैरेलल। जबकि दिखने में स्लैब जैसे लगता है, ये स्लैब नहीं है, नॉट ए स्लैब। समझ में आ रहा? फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज स्लैब जैसे दिख रहा है लेकिन वो स्लैब नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज स्लैब जैसे नहीं दिख रहा है, वो स्लैब है। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए मीडियम हैविंग वेरी पिकुलियर शेप्स, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा शेप का कोई बॉडी पड़ा है जिसमें आप कहोगे कि लाइट इज एंटरिंग हियर और ऐसे आया और ऐसे निकल गया, तो हम कहेंगे दिस इज बिहेविंग एज ए स्लैब। समझ में आया क्या? दिस इज बिहेविंग एज ए स्लैब। ये स्लैब है, ये स्लैब नहीं है। तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। कौन कैसे दिखता है वो उससे हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे, जो कि अक्सर हम गलत कर देते हैं। ये स्लैब नहीं है, ये स्लैब नहीं है, जबकि ये स्लैब है। सो दिस इज नॉट ए स्लैब। स्लैब, आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे काफी चीजें बदल जाएंगे, काफी चीजें बदल जाएंगे। तो एक सेपरेट चैप्टर बन गया प्रिज्म करके, अगर दोनों सरफेस पैरेलल नहीं है तो स्लैब किसको कहते हैं समझ में आ गया? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, बात करें किसी एक स्लैब का जिसमें हम कहेंगे कि ये कोई लाइट रे है और ये एक स्लैब है। चलो मानते हैं कि एक स्लैब है ऐसा। अब यहाँ पे कोई एक लाइट रे ऐसे गिरा और ऐसे आया और फिर ऐसे गया। हमें मालूम नहीं है ये एंगल वगैरह क्या है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई एक नॉर्मल ले लेता हूँ। I call this is a normal. This is what is a normal at this point of incidence. और यहाँ पे ये कोई एक दूसरा नॉर्मल भी है, ये। Interestingly, you can note that if it is a slab,
the incident and emergent surfaces are parallel, then the normals must be parallel to each other. ये कोई लाइट रे ऐसे आया, गिरा, मान लो कि यहाँ पे कुछ थीटा एंगल में गिरा। ये कैसे गिरा? एट एन एंगल थीटा। सपोज हम कहेंगे ये थीटा 1 एंगल में गिरा, और सपोज ये एंगल कितना है? थीटा 2। तो फिर ये एंगल भी तो थीटा 2 ही होगा, नहीं? और ये एंगल हो गया थीटा 3। ये कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है μ1, ये μ2, ये फिर से μ1 है, नहीं? मीडियम 1 से घुसा। तो पहला चीज तो हुआ एट इंसिडेंट सरफेस, एट इंसिडेंट सरफेस। अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो कहेंगे μ1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन थीटा 2। यस, एट इमर्जेंट सरफेस। ये जो इमर्जेंट सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या है? थीटा 2। μ2 इंटू साइन थीटा 2 इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन थीटा 3, क्योंकि ये फिर से पुराना मीडियम में वापस आ गया है, और ये एंगल थीटा 3 है। थोड़ा दिन को दोनों को ध्यान से देखो तो μ2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू μ1 साइन थीटा 1, μ2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू μ1 साइन थीटा 3। क्या पता चल रहा है इससे? μ2 साइन थीटा 2 बराबर, मतलब ये दोनों बराबर है, μ1 कैंसिल हो गया, तो थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू थीटा 3। दिस इंप्लाइज 10 थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 1। थीटा 3 थीटा 1 बराबर हो गया। सोचो, ये जो लाइन है, ये जो ऐसे आ रहा था, ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल कर रहा है, ये भी नॉर्मल के साथ उतना एंगल कर रहा है। दो लाइन है, ये वर्टिकल के साथ जितना एंगल कर रहा है, ये भी वर्टिकल के साथ उतना एंगल कर रहा है। का क्या मतलब हुआ? दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं? That means the incident ray and emergent ray are parallel because they are making equal angle with the vertical. So in case of a slab, the incident ray and the emergent ray are parallel. The incident ray and emergent ray are parallel। ये चीज समझ में आए? That is, angle of incidence is equal to angle of emergence। कब? When the surfaces are parallel। अगर parallel नहीं होते, ये दोनों रे भी parallel नहीं होते, डेविएट कर जाता। तो प्रीजियम में हम पढ़ेंगे what is deviation, उसमें पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये है दूसरा, lateral deviation। अब थोड़ा देखें ध्यान से कि हमारे पास कोई एक स्लैब था, सपोज ये एक स्लैब है। अब मैं क्या करता हूं कि कोई लाइट रे को अलाउ करता हूं ऐसे आने के लिए। लाइट रे ऐसे आया है ना, चलिए इसको थोड़ा और भी सुंदर से बनाते हैं। ये लाइट रे ऐसे आया, आने के बाद दिस लाइट रे सपोज बेंड्स लाइक दिस, ऐसे आया, और हम देखें कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है, मतलब इंसिडेंट रे जैसा डायरेक्शन में है इमर्जेंट रे वैसे ही होगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया। दिस इज द रे passing through the slab। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, कुछ चीजें बताएंगे जो आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आगे की डिस्कशन में वो आपका मदद करेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें कोई चीज जब दिखता है, हम उसको देखते कैसे? ऐसे आंखों से देखते हैं, वो तो ठीक है, वो तो है ठीक है, लेकिन उसका डायमेंशंस, उसका पोजीशंस हमें दिखता कैसा है? जैसे हम कहेंगे कि ये पेन को मैं देख रहा हूँ,
कब मैं देख पाऊंगा? अगर किसी एक लुमिनस सोर्स से लाइट आएगा, इसके ऊपर गिरेगा, गिर के फिर मेरे आंखों में गिरेगा, है ना, तो लाइट जब मेरे आंखों में गिरेगा मुझे ये पेन दिखेगा। तो जैसे यहाँ से आगे लाइट आके मेरे आंख में गिरा, मेरे आंखों को क्या सेंसेशन हुआ? नाउ द पेन इज हियर, इस डायरेक्शन में। समझ में? फिर ये लाइट आके दूसरे आंख में भी गिरा, दूसरे आंख में भी गिरा, तो ये कहेगा ये पेन इधर है। लेकिन पेन कंफ्यूज नहीं होता है, जानते हैं कि दोनों आंख एक दूसरे के साथ है। एक बोलता है कि इधर है, दूसरा बोलता है कि इधर है, तो बाकी का काम ब्रेन कर लेता है। वो देखता है कि इधर है, अच्छा ये बोला इधर है, और दोनों सही बोल रहे हैं, तो पक्का चीज इधर है। समझ में आ रहा ना? वो मैप करके पता कर लेता है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली। समझ में आ रहा? ये बात है। दूसरी चीज ये हुआ कि जब कोई लाइट रे हमारे आंखों में गिरता है, हमारा ब्रेन प्रैक्टिस कहता है कि उसी लाइन पे ही ऑब्जेक्ट होगा और वहां से लाइट आ रहा होगा, क्योंकि लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाट वी फील। लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, लेकिन हमें लगता है कि स्ट्रेट लाइन में जाता है। डायफ्रैक्शन में पढ़ेंगे तो लाइट बेंड भी हो जाता है, साउंड जैसे होता है लाइट भी ऐसे ही होता है। मैं इस रूम में चिल्लाऊंगा, बाहर आवाज नहीं आता है क्या? आता है ना, तो साउंड बेंड हो जाता है। इसलिए तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग। लाइट कैसे जाता है, व्हाट इज लाइट, हाउ इट प्रोपागेट्स। सीधा लाइट ऐसे चारों तरफ जाता है, किसी सोर्स से लाइट ऐसे जाता है और आगे हर पॉइंट से ही आगे की तरफ जाता है, ऐसे करके चारों तरफ जाता है। इट बेंड्स इन, डाइवर्सिफाइज इन मेनी डायरेक्शंस। खैर वो तो बाद में देखेंगे। तो हम क्या देखें, जब कोई लाइट हमारे आंखों में गिरता है, हमें सेंसेशन होता है कि वो लाइट वहां पे अलोंग दी रे। जब दो लाइट हमारे किसी बॉडी से निकलते हुए दो लाइट हमारे आंखों में गिरते हैं, तो हमें वो बॉडी का पोजीशन दिखाई देता है। ये पेन से निकलता हुआ दो लाइट हमारे आंखों में गिरेंगे तो हमें पेन का पोजीशन पता चलेगा। एक आंख से देखेंगे तो पेन तो दिखाई देगा, लेकिन कितने दूर पे है पता नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? एग्जैक्टली कितने दूर पे है पता नहीं चलेगा। जब किसी बॉडी से आके हमारे आंखों में गिर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। सिमिलरली अगर यहाँ से लाइट निकल के किसी मिरर पे गिरे, वहां से रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पे गिरेंगे, तो जब रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में पहुंचेंगे, हमें जो चीज दिखेगा उसको कहते हैं इमेज। डायरेक्टली बॉडी से जाके जब पहुंचता है तो हमें जो दिखता है वो है ऑब्जेक्ट। When the reflected rays are reaching to our eye and we are able to see them, तो हमें जो दिखता है उसको कहते हैं इमेज। जैसे मान लो कि ये छोटी छोटी चीज बताना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम लोग अभी भी इसके नेक्स्ट आइटम में इमेज देखने वाले हैं। अब ये कोई लाइट रे है, यहां से लाइट आपकी आंखों में आ रहा है, आपको जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट करके भी लाइट्स आ रहे हैं आपकी आंखों में, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जाके जहां मिलेंगे वहां पे आपको अभी क्या दिख रहा है? नॉट दिस, थ्रू दीज रेज यू आर एबल टू सी दिस वन, यू से दिस इज द इमेज। जो दिख रहा है वो इमेज है, और इन दोनों रे के थ्रू से जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आया क्या? सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इमेज इज the location of point of intersection of reflected rays। reflected ray जहां कटेंगे मिलेंगे वहां पर इमेज होगा, और डायरेक्ट रे जो जहां आएंगे वहां पर होगा ऑब्जेक्ट। अभी हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा। रिफ्रैक्शन में भी दो किस्म की लाइट रे निकल के आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तो आपको बताता हूं, तो रिफ्रैक्शन के लिए जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा? जब रिफ्रैक्टेड रेज आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे ये कोई एक मान लो कि कोई एक ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम है, और मान लो कि यहाँ पे कोई चीज दबा हुआ है उसके नीचे। अब यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आएगा, वो सीधे ऊपर आएगा, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर लाइट रे ऐसे आया तो ये ओब्लिकली इंसिडेंट होने के कारण, डेंसर मीडियम को जाने के कारण ऐसे बेंड होके जाएगा। और अगर ये दोनों आपकी आंखों में गिरे, ठीक है ना, इतना बड़ा मुंह वाला आदमी हो आप, यहाँ पे दोनों की आंखों में गिरा, तो आपका एक आंख कहेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इधर। दूसरा कहेगा इधर। ब्रेन को कहाँ होता हुआ नजर आएगा? इट विल अपीयर टू बी समवेयर हियर, है कि नहीं? तो लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जबकि ऑब्जेक्ट है कहाँ? किसी दूसरी जगह पे, जिसको हम लोग रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ करके कहते हैं। पानी के अंदर कोई चीज पड़ा हुआ तो कितना डेप्थ में पता नहीं चलता, थोड़ा उठा हुआ लगा रहता है। दैट इज बिकॉज द रेज रीचिंग आवर आई आर इंटरसेक्टिंग हियर। तो ब्रेन को तो आदत है कि दोनों आंखों को पूछ के वो तय कर लेता है कहाँ है चीज। तो वो देखता है ये रे इसकी आंखों में गिरता है, ये रे उसकी आंखों में गिरता है, और दोनों को देख के ब्रेन बता देता है कि चीज यहाँ है, जबकि चीज कहीं दूसरी जगह पे है।
नहीं? Yes, sir. और उसके पीछे ब्रेन को अगर हम टॉप अप दिए हैं दिमाग में, क्या टॉप अप दिए? अरे पानी के अंदर है, जितना दिख रहा है उससे नीचे होगा, तो ब्रेन बोलेगा हाँ यहाँ पे दिख रहा है तो उससे 1 मीटर नीचे होगा। उतना एक्स्ट्रा टॉप अप नॉलेज उसके पास है नहीं। और ब्रेन को भी टॉप अप मिलना चाहिए, नहीं तो होगा कैसे? ब्रेन तो जो फील करता है वही करेगा। खैर, हम लोग अभी बात कर रहे थे लेटरल डेविएशन, ठीक है, और लेटरल शिफ्ट को हो, लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट को डेविएशन की जगह शिफ्ट कहेंगे, लेटरल शिफ्ट रेदर, इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू से लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट जो है सारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डेरिवेशन। इस फॉर्मूले के ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ही किसी एंट्रेंस में आया, किसी एंट्रेंस में भी नहीं आएगा, किसी बोर्ड में भी नहीं आएगा। आएगा तो खाली फॉर्मूला ही डिराइव करो करके आएगा, एंड दैट्स ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन फॉर डेरिवेशन एग्जाम से। क्या है ये चीज, चलो समझते हैं। लेटरल शिफ्ट, अभी हुआ क्या कि कोई लाइट रे ऐसे आया बेंड करके इधर से गया, मेरी आंखों में अगर ये लाइट्स पहुंचेंगे तो मेरी आंख और भी सुंदर है ऐसा, ठीक। मेरे आंखों में अगर ये लाइट पहुंचेगा तो मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट तो इधर है, इधर है, इधर है, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर है नहीं। ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से कोई एक लेजर लाइट हम छोड़े हैं ऐसे, और ऐसे करके आया मेरे आंखों में पहुंचा, मेरे को पूछा गया बताओ कहाँ है, कहाँ है ऑब्जेक्ट? आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है। व्हाट माय आईज विल से, आईज विल से ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर। उसको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट अभी कुछ यहाँ पे है, तो जहां दिख रहा है वहां पे तो है नहीं ऑब्जेक्ट, तो शिफ्ट हो गया है लेटरली, लेटरली शिफ्ट हो गया है। मतलब ये लाइन पे होना चाहिए, ये लाइन पे हो रहा है, ऐसे लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसमें 2 रे नहीं लेंगे? हाँ, दोहरे लेंगे तो दोहरे लेंगे, दोहरे लेंगे तो दोहरे लेंगे। यहाँ से भी क्रिय आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, सेम आंख में थोड़ी पहुंचेगा, किसी दूसरे आंख में पहुंचेगा, है कि नहीं? अगर हम कहेंगे कि ये रे की बात करेंगे, ये रे जो ऐसे करके आ रहा है, उसके चलते ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, लेकिन देखने वाले को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। उसको कहा जाएगा ठीक है, हाथ घुमा के इधर से पकड़ के ऑब्जेक्ट को पकड़ो, तो हाथ घुमाएगा इधर की इधर से, लेकिन यहाँ पर लाके हाथ को ऐसे ऐसे करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जबकि ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, है कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये शिफ्ट कर गया है नॉलेज, ऐसे लगेगा। कितना शिफ्ट कर गया है? चलिए, कितना शिफ्ट कर गया जानने के लिए बेटर लेट अस थिंक दिस वे। बड़ा फिगर होने से आपको समझने में दिक्कत होगा। यस, चलिए सोचते हैं कि कितना शिफ्ट कर गया है। अभी ये जो आपका स्लैब है, रे को जाना चाहिए था ऐसे, नहीं, और गया है किसी दूसरे डायरेक्शन में। द रे वाज सपोज टू गो लाइक दिस, और ये बेंड होके ऐसे गया है। तो ऑब्जेक्ट यहां से देखते तो आपको दिखता, लेकिन ये पहुंच रहा है, ये लाइट रे में पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है। कितना शिफ्ट हो गया है? इट हैज शिफ्टेड बाय दिस डिस्टेंस। ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे शिफ्टिंग, लेटरल शिफ्ट। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखना चाहिए, अभी दिख रहा है कुछ यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे ड्रॉ करके ये डिस्टेंस निकालो, वो डिस्टेंस निकालो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है क्या? आप कहोगे इसको एक्सटेंड कर दीजिए सर, ये डिस्टेंस निकालिए, बात एक ही है, मैं इन दोनों के बीच में निकाल रहा हूँ। सो फर्स्ट यू ट्राई टू ड्रॉ द फिगर करेक्टली, क्योंकि अगर कुछ आएगा तो क्या आएगा? ओनली द डेरिवेशन, ओनली द डेरिवेशन विल कम। एंड डेरिवेशन इज वेरी सिंपल, डोंट वरी एट ऑल। मान लो कि ये स्लैब की बात कर रहे हैं और ये स्लैब का कुछ थिकनेस दिया हुआ है। थिकनेस ऑफ द स्लैब इज सपोज T। ये स्लैब का थिकनेस है T। T is the thickness of the slab। ठीक है, स्लैब का थिकनेस है T।
अंडरस्टूड। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। मालूम नहीं ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस में था। लेट अस अस्यूम द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू बी आई। ये एंगल है आई और ये एंगल है आर। ऑब्वियसली ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। देखो तो, क्योंकि पूरा एंगल आई है नॉर्मल के साथ, ये इधर को बेंड हो गया है तो ये एंगल हो गया आई माइनस आर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, तो क्या लिखेंगे? एज शोन इन फिगर। इन फिगर when the ray passes through the slab, it passes through the slab, its path shifts। पाथ कैसे होना चाहिए? किधर को शिफ्ट कर गया? its path shifts laterally। रे को जाना था ऐसे, शिफ्ट कर गया लेटरली बाय ए डिस्टेंस डी। अब लेटरली का मतलब क्या है? जैसे ये एक डंडा है, इसको लेटरली मूव करो, डिस्प्लेस इट लेटरली, मतलब ऐसे मूव करवाओ। मूव इट लॉन्गिट्यूडनली, तो ऐसे मूव करवाओ। समझ में आ रहा है ना? एलोंग द लेंथ मूव करने से लॉन्गिट्यूडनल है, और एलोंग द लेंथ मूव करने से वो लेटरल मूवमेंट होता है। जैसे हम चल रहे हैं तो आई एम मूविंग माई बॉडी लेटरली और लॉन्गिट्यूडनली। मेरा लेंथ ऐसा है, मेरा अपना लेंथ की डायरेक्शन में जा रहा हूं, ऐसे पैरेलल के लेंथ को जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, तो आई एम मूविंग लेटरली। ये चीजें समझ में नहीं आने के कारण काफी चीजें कंफ्यूजिंग लगते हैं। अगर मैं जंप करता हूं, आई एम मूविंग लॉन्गिट्यूडनली और लेटरली, लॉन्गिट्यूडनल, ये समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजें सोचो कि आप जब चल रहे हो तो आप लेटरली मूव कर रहे हो, योर मूवमेंट इज लेटरल। और बायलेटरल कब कहते हैं? जब दोनों तरफ मूव कर रहे हो, इधर उधर आगे पीछे करते हैं। पाथ शिफ्ट्स लेटरली बाय ए डिस्टेंस डी। ये पाथ होना चाहिए था ऐसे, शिफ्ट कर गया अलोंग द लेंथ डी, व्हिच इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट क्या होगा, वो भी पढ़ेंगे। चलिए लेटरल शिफ्ट का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे देखो कितना सिंपल है, आप देखोगे और खुद करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप इस पॉइंट को नाम देते हो ए और इस पॉइंट को नाम देते हो बी, चलो इस पॉइंट को नाम देते हो सी और ये पॉइंट को नाम देते हो डी। इन ए बी सी ट्रायंगल, इन ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल। अच्छा, आप क्या कहोगे? ए सी क्या है और ए बी बाई ए सी होता है, ए बी बाई ए सी होगा cos r। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. है तो फिर ए सी क्या हो गया? ए सी इज ए बी सेकार। ए सी इज ए बी सेकार। कितना सिंपल है देखो, जबकि ए बी क्या है? ए बी इज दिस लेंथ व्हिच इज टी। टी सेकार, टी क्या है? थिकनेस। टी इज द थिकनेस, टी सेकार। समझ में आया क्या? व्हाट इज टी? टी इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। ठीक है, हमें डी निकालना है। लेट अस गो फॉर एडीसी ट्रायंगल। इन एडीसी ट्रायंगल थोड़ा देखो तो भाई, एडीसी ट्रायंगल में CD बाय AC क्या होगा? CD बाय AC इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखो, एडीसी ट्रायंगल में तो ये 90 डिग्री है, CD बाई AC हो जाएगा साइन I माइनस R। इट इज साइन I माइनस R। तो हमें निकालना क्या था? CD। ओ, तो मिल गया CD। CD इज AC साइन
I minus R, but CD is the lateral shift और AC क्या है? AC is T sec R, डालो वैल्यू T sec R sin I minus R। कितना सिंपल है। लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन, ये आता है कभी कभार। पहला हुआ थिकनेस ऑफ स्लैब, अगर स्लैब का थिकनेस काफी कम है हम कहेंगे कोई शिफ्टिंग नहीं, सीधा जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग पढ़ते हैं थीन लेंसेस, इतना थीन है कि जो रे जा रहा है वो सीधा जा रहा है, कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ, ऐसे मानेंगे। हमारा कोर्स में क्या है? थीन लेंस, थिक लेंस नहीं है। थिक लेंस होने से रे आ रहा है फिर घूम जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, नॉट कौन से एक जगह में फोकस वगैरह में नहीं आएगा। सो व्हेन इट इज ए थिन लेंस, टी इज थिन, व्हेन टी इज थिन दिस शिफ्टिंग इज जीरो, शिफ्टिंग इज नेग्लिजिबल। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई के ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम कहेंगे आर के ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं, आई तो आई बदल देंगे तो आर खुद ही बदल जाता है। आर कौन डिसाइड करता है? आई एंड म्यू मिलके आर डिसाइड करते हैं। तो हम कहेंगे इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। बस यही याद रखना फॉर्मूला। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये खत्म, तुम भी खुश, टीचर भी खुश। कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं आया आज तक, ठीक है। और कभी कभार ये डेरिवेशन आता है तो आपको ये फिगर बनाना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? बस, तो ई हो गया लेटरल शिफ्ट। इसके नेक्स्ट में हमें देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पढ़ने से कभी कभार दिमाग के लिए हानिकारक होता है। बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गया तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारा न्यूमेरिकल करोगे तब जाके। नहीं सोनू देखो कितना, ओ सर छोड़ दीजिए प्लीज। सोनू भी लाइक दिस बोला कि सर प्लीज छोड़ दीजिए। कुछ लोगों का फेस में से मैं रीड करके देख रहा हूँ, वो बोल रहे सर प्लीज छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बोल रहे, मुँह बंद करके ऐसे बैठे। तो ठीक है, हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोग थ्योरी को पढ़ के आओ। I don't know why my times are all squeezed to 5:30। सर को पूछूंगा मैं, मेरा क्लास अप टू 6 बजे तक होता था, विल सी। तो अगले क्लास में आपको उससे पहले काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल दे दूंगा, करके आओ और उसको क्लास में करेंगे। फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स चैप्टर्स बहुत इजी है और इस मौके में आप लोग अभी कर लो। बाकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस वगैरह किए हो वो प्रैक्टिस कर लो, उसके डाउट्स भी पूछ लो जो पूछना है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.